प्यारे बच्चों, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सेट थ्योरी। आप लोग सभी 10th से निकल करके 11th में आए हैं। 10th तक का मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए और बोर्ड में भी आशा है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। लेकिन जब 11th की बुक आप खरीद के लाते हैं या 11th की बुक किसी से देखते हैं तो पहला चैप्टर देख के समझ में आता है कि भाई सेट लिखा हुआ है, सेट थ्योरी, और बहुत सारे सिंबल्स, तरह तरह की बातें जो कि कहीं मैथमेटिक्स को लिंक नहीं करती है ना। आपने देखा होगा, खोल के देखेंगे आप तो बड़ा अजीब सा देखने में लगता है ना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब तक जो आपने पढ़ा वो 10th लेवल तक आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा वो सब पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में अब शुरुआत आपकी हो रही है जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स। अब आप थ्रू द सिस्टम, जिसे मैथमेटिक्स का ज्ञान बोला जाएगा आगे, ये शुरुआत है यहां से मैथमेटिक्स की। 10th तक जो बच्चा पढ़ जाता है सभी के लिए मैथमेटिक्स। अब 10th के बाद में कोई मैथमेटिक्स लेता है, कोई नहीं लेता है, तो आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, तो आज आपकी शुरुआत हो रही है कि मैथमेटिक्स क्या है, कैसे शुरुआत करें। तो शुरुआत करते ही सामने आ जाता है लिखा हुआ सेट थ्योरी। बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या करें क्या न करें। तो अब थोड़ा सा ठंडे मन से विचार करें कि भाई सेट लिखा हुआ है, तो सेट को सोच के आप देखिए कि सेट 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 जैसे दिमाग में आया कि हाँ भाई सोफा सेट होता है, हाँ लेमन सेट होता है कि नहीं। किसी के पास पेन के सेट्स हैं, 12 कलर के सेट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कुछ गिनती है, 2 4 6 5। तो मेरा आशय यही है कि गिनती है तो गिनती क्यों है। सेट से समझ ही गए। सेट का मतलब हो गया कुछ वस्तुओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, हम मैथमेटिक्स की शुरुआत यहीं से क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी और सॉल्व करने के बाद उसके आंसर देखे। जैसे मैंने लिख दिया x² माइनस 3x प्लस 2 = 0। ठीक है साहब, इसको आप सॉल्व करें तो x - 1 x - 2 = 0। इसके फैक्टर्स होंगे x - 1 x - 2। यदि ये 0 है तो दोनों पार्ट में भी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है और x की वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसके आंसर्स जो आए, एक तो 1 आया, दूसरा 2 आया, यानी आंसर एक से ज्यादा आए। तो एक से ज्यादा आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आया है 2 आया है कि नहीं। इसी तरह से मैं आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखूं x + 2, ये कोई पॉलिनोमियल है px। मैं यहां पर x की वैल्यू लगाऊंगा, तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 लगाई तो यहां पर y की वैल्यू 1 लगाने पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है कि नहीं। फिर मैं यहां पर 2 लगाऊं तो अभी ऑब्वियसली कितनी आ रही है, 4 आ रही है। 5 लगाऊं तो कितनी आ रही है, 5 + 2 7 आ रही है। इसी तरह से मैं 8 लगाऊं तो 8 + 2 10 आ रही है ना। तो हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट वैल्यू x की 1 2 5 8 लगाई तो हमें आंसर के रूप में 3 4 7 8 10 मिला कि नहीं। तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड ऑन दिस स्ट्रक्चर। आप यहां पर कोई इनपुट लगाते हैं, यहां पर आपका कोई प्रोसेसर होता है, मींस कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं। और उस फॉर्मूला के बाद में आपको कुछ आउटपुट यानी रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमने देखा हमारे सामने 1 2 3 4 इनपुट्स थे और आउटपुट कितने मिले, 3 4 7 10 मिले कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका, एक प्रोसेस फॉलो किया
हमने एक नियम बना लिया कि भाई जो आंसर आ रहे हैं उनको दिखाएं कैसे। ठीक है ना, तो आपके सामने देखिए मैंने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। तो यहां पर वी आर द बिगिनर, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट्स हो सकते हैं। तो इनको संभाल के रखने के लिए क्या प्रोसेस हो, तो एक तरीका है इनपुट्स आउटपुट्स। जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास यही तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इनको व्यवस्थित रखने के लिए हमने एक सिस्टम फॉलो किया है, और वो सिस्टम फॉलो किया है, उस सिस्टम को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए उस चैप्टर का नाम लिया हमने सेट थ्योरी। जैसे यहाँ पर 4 आंसर आए, भाई कैसे, कितने अच्छे थोड़ी लगते हैं ऐसे लिखते, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8, और भी बहुत सारी वैल्यू हो सकती थी। तो उनको लिखने का हमने एक तरीका अपनाया। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को पढ़ने के लिए जो पहला जो चैप्टर का नाम दिया, उसका चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। अर्थात हमारे पास जो कलेक्शंस है उनको व्यवस्थित तरीके से रखना। कलेक्शन में भी बात आती है कि भाई कलेक्शन कैसा हो। कलेक्शन ऐसा हो जो डिफाइंड हो, जिसका कुछ मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो। मीन्स जो भी है वो सबके सामने हो, यानी कि मैं उसका आंसर दूं, कोई और आंसर दे, तीसरा कोई आंसर दे, वो आंसर सेम होना चाहिए। तो यहां पर हम सेट थ्योरी जब पढ़ने जा रहे हैं तो पूरे सिस्टम को फॉलो करेंगे। समझ में आई कि नहीं? जब बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, तो उनको व्यवस्थित रखने का तरीका जिसको हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। तो आज हम शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी, ये केवल इट इज द ओनली वे, केवल और केवल एक तरीका है कि मैथमेटिक्स की शुरुआत कैसे करी जाए, पढ़ा कैसे जाए। तो हाउ टू राइट देयर कलेक्शंस। हमारा जो कलेक्शन है वो इनपुट्स का हो सकता है, आउटपुट का हो सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। उसको लिखने का तरीका सीखेंगे और उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसा आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेट थ्योरी की। तो आप इसको साथ साथ कॉपी भी करते रहिए। बच्चों, मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, क्योंकि जब हम सिस्टमेटिक पढ़ने जा रहे हैं तो डेफिनेशन भी होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डाटाज इज कॉल्ड द सेट थ्योरी। ठीक है साहब? तो यहां पर जो सेट थ्योरी लिखी है मैंने, फिलहाल आप सेट रहने दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थ्योरी पूरा का पूरा पूरी पढ़ाई है सेट की। द अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डाटा इज कॉल्ड द सेट। मैंने यहां पर जो वर्ड यूज किया है वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? जैसे मैंने बोला द कलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 letters of English alphabet, okay, तो विच आर, आप बोलेंगे साहब एक तो ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। तो मैंने पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि जो कलेक्शन होता है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। किसी भी बच्चे से पूछ लो कि भाई फर्स्ट 3 लेटर्स कौन से होंगे इंग्लिश अल्फाबेट के, तो हर बच्चा बोलेगा भाई एबीसी होंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एवरीबॉडी नोस, कलेक्शन ऑफ नेचुरल
numbers. These are 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है साहब, दोनों कलेक्शन आपने देखे, ये कहीं भी पूछे जाएं, आप इंडिया में पूछ लीजिए, पाकिस्तान में पूछ लीजिए, अमेरिका में पूछ लीजिए, पृथ्वी के किसी भी देश में पूछ लीजिए, आप बच्चे वही लिखेंगे। यूनिवर्सल आंसर है, जो जिससे पूछोगे वही लिखेगा, जो जानता नहीं उसकी बात छोड़िए। लिखेगा कि नहीं एबीसी 1 2 3? बोलिए सर। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, कलेक्शन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ हिंदी, और यहां पर आप चाहो तो गिनती लिख सकते हो, द 3 बेस्ट राइटर ऑफ हिंदी। हिंदी के प्रसिद्ध 3 लेखकों के नाम बताइए। अभी मैं पूरी क्लास से बोल दूं कि सब लोग अपनी कॉपी निकालें, कॉपी खोल के बैठ जाइए, कोई किसी को देखेगा नहीं, और आपसे बोली जाए कि सबसे अच्छे 3 हिंदी के राइटर्स का नाम लिखिए। तो जब आप क्या पाओगे, जब आप कॉपी खोली जाएंगी बच्चों की, तो पाओगे किसी ने तो मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, किसी ने लिख दिया चेतन आनंद, किसी ने लिख दिया, एक आध मिल गया रामधारी सिंह दिनकर, है ना, और कौन बोलिए, और कोई लिख दिया, और कोई बोल दीजिए हिंदी में, जैसे इसी में मिला दीजिए महादेवी वर्मा। तो इस कलेक्शन को देखिए आप यहां पर, तो ये जो मैचिंग है यहां पर डिफरेंट हो गई कि नहीं? ये दोनों बच्चे मे बी राइट द डिफरेंट राइटर्स, दोनों अलग लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं आपसे पूछूं, विच वन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड? धरती पर सबसे खतरनाक एनिमल का नाम लिखिए। तो हो सकता है कोई बालक लायन लिख दे, हो सकता है कोई बालक लिजार्ड, छिपकली लिख दे। बोलिए साहब, किसी को सांप से डर लगता है, बोलो साहब। तो दे मे बी डिफरेंट, तो ये जो है डिफरेंट हो सकते हैं। यानी मैंने पूछा कलेक्शन, और जो कलेक्शन है वो सभी का एक जैसा नहीं आया, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज नॉट डिफाइंड। कलेक्शन वो है, चाहे यहां से कोई बताए, चाहे पाकिस्तान से बताए, चाहे कोई ब्रिलियंट बताए, चाहे कोई 6ठी क्लास का बच्चा बताए, चाहे कोई बहुत बड़ा टॉपर बताए, सेम आंसर शुड बी देयर, हर बुक में वही हो, उसके 2 आंसर नहीं हो, है ना? जैसे क्लास में पूछी जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो किसी के दिमाग में कोई है, किसी के दिमाग में कोई है, अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं? इसलिए दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का सीधा अर्थ क्या हुआ? जिसका केवल और केवल एक आंसर हो, उसके 2 आंसर नहीं हो। जिसके 2 आंसर है वो वेल डिफाइंड नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा आंसर जिसके हैं वो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो बात आ गई, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और डाटा इज कॉल्ड सेट। ठीक है साहब, आपकी समझ में आ गया कि व्हाट इज द वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड समझना बहुत जरूरी है। तो आगे भी हम चलेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। जब हम सिस्टमैटिक पढ़ ही रहे तो आगे चलते हैं, सिस्टम से पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स में पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे हम। जब हमने लिख दिया डेफिनेशन ऑफ सेट, आप समझ गए, तो अब भाई सेट को नोट किससे किया जाता है? तो नोटेशन ऑफ द सेट्स में वी यूज द कैपिटल लेटर्स ए बी सी, इस तरह से हम किसी
सेट को हम डिनोट करते हैं, उसमें कैपिटल यूज करते हैं लेटर्स। जैसे मैंने लिख दिया सेट ए और इसमें कलेक्शन लिख दिया ए बी सी। कोई दूसरा सेट लिख दिया, इसमें मैंने लिख दिया 1 3 5, इस तरह से। ठीक है साहब। सी एक और सेट लिख दिया मैंने, जैसे राम, मोहन, हरीश, नवीन आदि आदि। ठीक है ना। तो जो भी आपका जो कलेक्शन है उसको मैंने किसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, और बंद करने के बाद किसी एक लेटर से, कैपिटल लेटर से हमने डिनोट कर दिया। तो ए बी सी डी आप कितने भी लेटर्स यूज कर सकते हैं इसके नोटेशन में। अब बात आती है कि भाई कि जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है। इसका नाम दिया हमने एलिमेंट। क्या नाम दिया? एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट मीन्स, जैसे ए क्या है, ए किसके अंदर है, ए इस करली ब्रैकेट के अंदर है और करली ब्रैकेट सेट ए है। तो इसका मतलब हुआ ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ये जो सिंबल है वो इज एलिमेंट का है, इज एलिमेंट, और इसको हम बिलोंग्स बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो देखिए साहब, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, ये पूरा करली ब्रैकेट को हमने किससे डिनोट किया था? ए से। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमिलरली बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सिमिलरली सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बट डी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मीनिंग हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मीनिंग हो गया कि डी इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट। सेम आप आइए, 1 इज एलिमेंट ऑफ बी और 1 बिलोंग्स टू कैपिटल बी, 3 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी। राम बिलोंग्स टू सी, मोहन बिलोंग्स टू सी, हरीश बिलोंग्स टू सी, द नवीन ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। अब मैं कह दूं आपसे कि हरि मोहन या रहीम बोल दीजिए, रहीम डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें रहीम का नाम नहीं है। तो क्लियर हो गया कि जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे और जो सेट हमने डिनोट किया है वो सारे के सारे इसके एलिमेंट होंगे। यदि मैं इसमें से कोई इसमें नहीं है तो इसका मीनिंग हुआ कि दिस, जैसे लाइक रहीम डज नॉट बिलोंग्स टू सी। समझ में आ गया ना नोटेशन। तो आगे हम पढ़ेंगे सेट को लिखने के और तरीके भी हैं। अभी मैंने जो लिखा है ये अलग तरीका है और दूसरा लिखेंगे वो अलग तरीका है। इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। इसको आगे पढ़ते हैं, जब तक आप नोट करिए। देखिए साहब, इसको हम 2 तरीके से सेट को लिख सकते हैं। पहला है सेट बिल्डर और टेबल फॉर्म में। दूसरा सेट बिल्डर। एक ही सेट को हम लेंगे और 2 तरीके से हम उसे सीखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कोई सेट ए है और इसको मैंने लिखा 1 2 3 डॉट 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 डॉट। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दीज आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। 1 2 3, अगली वाली 4 आने वाली है। तो क्या मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं? सेट बिल्डर का मतलब है टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हाउ मेनी, दीज आर इन्फिनिट। तो इसको बहुत छोटा भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा कि यही सेट है आपका ए, इसको किसी एक वेरिएबल से मैंने सपोज कर लिया एक्स कोई वेरिएबल है और यहां सच दैट का साइन लगा है। अब मैं एक्स के बारे में बता दूं कि व्हाट इज एक्स, तो एक्सप्लेन हो जाएगा कि नहीं?
देखिए यहां पर मैं लिखूंगा x इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे भी लिख सकता हूं a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। सभी लोग जानते हैं n का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्यों साहब, हो सकता है कि नहीं? एक और एग्जांपल देख लीजिए भी, मैंने लिख दिया 2 4 6। इस तरह से आप देखिए, दीज आर द इवन नंबर्स और नॉट? यस, दीज आर द इवन नंबर। हम ऐसी कोशिश करेंगे लिखने की भी। देखिए साहब, इवन नंबर मीन्स x, यहां पर लिखेंगे 2 4 6, इट इज क्लियरली 2x। तो मैंने यहां लिख दिया 2x सच दैट x को डिफाइन कर दिया, भाई x क्या है, xn है। आप देखते चलिए, x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो आपको मिलेगा 2, 2 लगाएंगे क्या मिलेगा 4, 3 लगाएंगे क्या मिलेगा 6। अर्थात आपकी समझ में आया कि दोनों बातें एक ही बात है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉक्स। इसका मीनिंग हुआ कि ये लैंग्वेज फॉर्म में बनाना, बिल्डिंग कर देना, सेट बिल्डर जैसा कि नाम है ना, निर्माण करना उसका, और ये इसको टेबल के फॉर्म में बता देना। दिस इज द टेबल, सिंपल यू कैन से दैट रोस्टर और टेबलर फॉर्म। क्लियर? तो तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए लिखने के, एक तो हो गया रोस्टर और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट बात आती है कि भाई जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इनकी काउंटिंग को क्या बोला जाता है। कोई भी सेट आपने लिखा और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो जो एलिमेंट की काउंटिंग है उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ये बच्चों गिनती होती है उसकी, हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट इन द, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी थिंग्स एग्जिस्ट इन द सेट। जैसे सेट ए के बारे में बोलूं, इसका मीनिंग होगा काउंटिंग ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन दी सेट। जैसे मैं आपसे पूछूं एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन सेट ए, ए में कितने हैं, तो इसका आंसर हो गया इनफिनिट। जिसकी जो गिनती है, जो काउंटिंग है, उसके अंदर जितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्ड माने हर्ट होता है, उसके हर्ट में क्या है, मीन्स उसके ब्रैकेट के अंदर में कितनी काउंटिंग है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैंने सी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपसे पूछी जाए कि व्हाट इज द एनसी, तो आप क्लियरली बोलोगे दीज आर द 9। तो बड़ी सिंपल सी बात है, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर, कार्ड मींस कार्डियोग्राम, आप जानते हैं ना, डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वो कार्डी कहां से बना है, हार्ट से बना है, हृदय से। तो उसके हृदय में क्या है, मींस करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, हाउ मेनी दीज आर। तो उसकी जो गिनती है उसका शाब्दिक है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे लेके चलते हैं आपको द टाइप्स ऑफ द सेट्स। जैसा लिखा हुआ है कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है प्रकार पढ़ने की, लेकिन वी आर स्टडीइंग द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज आल्सो साइंस। ये सभी सब्जेक्ट किसके हैं, साइंस के हैं। तो वी हैव टू फॉलो द सिस्टम। तो सिस्टम फॉलो करने के लिए हमें जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो सारा का सारा पढ़ना होता है। कोई आवश्यकता किसी की नहीं है, लेकिन कोई पूछ ले आपसे कि भाई टाइप्स क्या होते हैं, तो यू हैव टू से द टाइप्स। आपको टाइप्स बताने पड़ेंगे।
चीज वही है, लेकिन सब सिस्टम में फॉलो करके उसकी डेफिनेशंस, मीनिंगफुल थिंग्स बना करके आपके सामने पेश किया है। तो आई एम सेइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द फंक्शन, तो मैंने आपके सामने 4 टाइप्स लिखे हैं। जैसा नाम वैसा उसका काम। कैसे देखिए, तो पहला लिखा है एम्प्टी। कौन नहीं जानता है एम्प्टी भाई? खाली बर्तन, खाली डब्बा। क्या खाली होगा भाई? किसी का घर थोड़ी खाली होगा। क्या खाली होगा? जेब खाली होगी? बोलिए, क्या खाली होगा? अरे भाई सेट खाली होगा, करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होगा। लाइक दिस, thus and the set has no element. The set has no element. इस तरह से होगा, खाली डब्बा, खाली बोतल। एम्प्टी ब्रैकेट, इसको जो डिनोट करने के लिए हम वी कैन से दैट द डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर फाई। ये फाई बना हुआ है, ऐसे सर्कल बनाइए और ऐसे इसको डाल दीजिए डंडा इसमें, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट के और नाम भी हैं, नल सेट और वॉइड सेट्स भी हैं। 2 नाम और है इसके, नल सेट और वॉइड सेट। ये 2 और नाम याद रख लीजिए। नल मान मींस भी खाली है, कुछ नहीं, वॉइड वाले भी खाली है। तो क्लियर हो गया। आपके सामने कोई एग्जाम्पल लिया जाए नल सेट का, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, कोई सेट मैंने ए लिख दिया और मैंने लिख दिया x और डैश डैश, फिर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने बताया भाई x इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए साहब, आप देखिए पढ़ के, x क्या है? व्हाट इज x? x रूट ऑफ दी x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आप तो जानते हैं, 10th में आप आ चुके हैं, 10th आप क्रॉस कर चुके हैं। क्या कोई ऐसी x की वैल्यू हो सकती है इसको फॉलो करेगी? बताइए साहब। देयर विल बी नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होगी। देयर इज नो रियल वैल्यू विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब हो गया एम्प्टी, और इसको फाई से। और गलती आप कर गए, ये कर गए, ये आपकी भूल होगी। दिस इज नॉट एम्प्टी, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? एम्प्टी मींस एम्प्टी मींस नल मींस वॉइड, खाली, बिल्कुल खाली। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कोई नहीं है साहब, लगा दीजिए, -2 लगाएंगे तो प्लस हो जाएगी। x स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, उसमें 4 जुड़ जाएगा, 0 हो ही नहीं सकती, इसके कभी रियल रूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट चलिए सिंगलटन। डू यू नो द सिंगलटन? सिंगल मींस 1। ये तो क्लियर हो गया। इट हैज ओनली 1 एलिमेंट, जैसे a लिख दिया, जैसे 5 लिख दिया। इट हैज ओनली 1 एलिमेंट। क्लोज। नेक्स्ट फाइनेट। क्या आ गया? फाइनेट। डू यू नो द फाइनेट? ये सब जानते हैं फाइनेट क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके सर में बाल कितने हैं, फाइनेट और इनफाइनेट? एनीबॉडी प्लीज बता सकते हैं? समवन कैन से द सिर है इन्फिनिट हेयर्स। कह सकते हैं कि नहीं मेरे सिर में इन्फिनिट है? ये बड़ी भूल है, इन्फिनिट हो ही नहीं सकते। बट हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेट नंबर्स होते हैं। फाइनेट नंबर वो होते हैं जो उस समय पर उस स्थिति में स्थित होते हैं, घटते बढ़ते नहीं है। हम चाहे, हमारी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे गिन नहीं पा रहे, बात अलग है, लेकिन दे आर फाइनेट। तो यहां पर जिसका जो कार्डिनल नंबर मैंने डिस्कस किया था वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। उसका ज्ञान हमको होता है कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। इसका जो कार्डिनल नंबर होता है वो फिक्स होता है। जैसे मैंने सेट ए ले लिया, कोई A B C,
ले लिया। इसके अंदर कितना कार्डिनल नंबर है, एन ए इज इक्वल टू 3, बिल्कुल 3 है कि नहीं, फिक्स है। बोलिए, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के अल्फाबेट्स का कलेक्शन, डू यू नो कितने होते हैं? 26। तो 26 फाइनल हो गए। आपकी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? तो ये सब फाइनाइट नंबर होती है। तो यानी कि जो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट हो, फाइनाइट माने निश्चित हो। तो ऐसे जो सेट होते हैं उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब अगली बात आती है इनफाइनिट। एज पर द रिटन इनफाइनिट, एवरीबडी नोज कि व्हाट डू मीन बाय द इनफिनिट। इनफिनिट यू नो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई इनफिनिट प्लस 1 कितना होता है, तो आप बोलोगे इनफिनिट। इनफिनिट प्लस 2 कितना होता है, इनफिनिट। समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दो, इनफिनिट। एक बाल्टी पानी निकाल लो, इनफिनिट। तो आप देखिए, इसका मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफिनिट हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल नेचुरल नंबर का है। 1 2 3, ये कितने हो गए साहब, इनफिनिट। होल नंबर कितने होते हैं, 0 1 2 3, इनफिनिट। ऐसे ही इंटीजर्स कितने होते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है साहब। तो आप ये जैसा लिखा हुआ है, जैसा वर्ड लिखा हुआ है, उसका जो मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग उसका काम है। तो आपके सामने सेट्स के टाइप हो गए। नंबर 1 एम्प्टी, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एज पर देयर बिहेवियर देयर नेम्स, जो कह रहा है वही कर रहा है। ये याद रखना हमेशा कि फाई को मैंने यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है तो ये सिंगलटन हो गई, और इसको अकेला छोड़ दिया तो नल सेट हो गई। इट इज द नोटेशन, ये लेटर है नोटेशन का फाई का। इसको आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे तो ये सिंगलटन सेट में बदल जाएगा। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या है और इक्वल सेट क्या है। हमारी ये मजबूरी है कि वीडियो बनाने वाला ही मैं ही, ऑपरेट करने वाला ही मैं, इसलिए मुझे बार बार इसको साफ करने के लिए और इसको चलाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने आपके सामने लिखा इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। तो बड़ा स्पष्ट है, इक्वल मीन्स इक्वल होता है। जैसे 100 के 2 नोट बिल्कुल इक्वल, नए वाले, पुराने वाले और नए वाले नहीं, जो नए छपे हैं वो सब इक्वल है, एक जैसे। उनकी लंबाई चौड़ाई फिजिकल देखोगे तो एकदम सेम है। मेरे पास ये मार्कर है, दूसरा एक और मार्कर इसी कंपनी का, ऐसी शेप का, तो ये इक्वल है। इक्विवेलेंट अलग है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि जैसे मेरे पास ये पेन है, एक दूसरा ला रहा हूं मैं, ये कैसे, ये इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक है और इसका कलर रेड है, ठीक है ना। और यदि इसे इक्वल करना है तो दे एक जैसा होना चाहिए, दोनों ही ब्लैक होने चाहिए या दोनों ही रेड होने चाहिए। तो आपके सामने मैं इक्विवेलेंट सेट की बात करता हूं, तो इसमें ओनली द कार्डिनल नंबर आर सेम। द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आर इक्वल। जैसे मैं आपके सामने लिखा ए बी सी और बी लिख दिया मैंने 1 2 3।
एन ए मीन्स द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 3 and the cardinal number of set B is 3. Therefore A and B are equivalent. ये इक्वल नहीं है, इसके अंदर A B C है और इसके अंदर 1 2 3 है कि नहीं? तो इसमें क्या देखते हैं, केवल और केवल उसकी गिनती देखते हैं कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और इसके अंदर कितने, बस काम खत्म। अब बात आती है इक्वल सेट्स। द एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर सेम, बिल्कुल सेम, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा A इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, तो B अल्फा बीटा गामा। देखिए साहब बिल्कुल क्लियर, कार्डिनल नंबर तो सेम है ही, इनकी काउंटिंग तो सेम है ही, लेकिन वही सेट होने चाहिए। आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट्स, इस तरह से हो सकते हैं, बीटा अल्फा गामा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपके सामने ए और बी जो हुए ये इक्वल हुए, एज इट इज, बिल्कुल सेम। और सेट थ्योरी की एक विशेषता और है, किसी सेट की विशेषता एक और है जो मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी, मैं बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जाए कि राइट द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ वर्ड बनाना, ये जो बनाना में लेटर्स यूज हुए, ये वर्ड बनाना मैंने आपके सामने लिखा, और आपसे कोई पूछे कि भाई इनके एलिमेंट्स, इनके इनको अल्फाबेट्स को लेकर के कोई सेट बनाइए, तो आप क्या करोगे? बी, ये बी हमने यूज कर लिया। फिर अगला ए यूज कर लिया। फिर एन यूज हो गया। फिर बारी ए की आती है तो एन और ए ऑलरेडी यूज्ड, तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। एन यूज हो चुका है, फिर ए यूज हो चुका है, खत्म कहानी। दिस इज द सेट। इसको किसी और लेटर से डिनोट कर सकते हो। तो आपके लिए मैं आपको दूं कि भाई कि राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि मैथमेटिक्स जो वर्ड लिखा है इसके जो लेटर्स है इनको यूज करके आप एक सेट बनाइए। तो मैं सेट आपके सामने बना सकता हूं। देखिए, एक लेटर आ चुका है तो उसे दोबारा यूज नहीं करना। तो जैसे पहला लेटर मैंने एम ले लिया, फिर ए ले लिया, फिर टी ले लिया, फिर साहब एच ले लिया, फिर ई आ गया, फिर एम आ चुका है, ए आ चुका है, पी आ चुका है, आई नहीं आया था, फिर सी और एस। तो आपने देखा कि जो लेटर एक बार आ चुका होता है उसे दोबारा नहीं लेते। इट मींस इट इज कलेक्टेड या कलेक्ट हो चुका है। कभी आपको लगे इस तरह से सेट लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 1 2, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो इस तरह से है 1, 2। एक लेटर को, एक नंबर को, एक कलेक्शन को 2 बार नहीं लिखना होता है। जैसे 1 2 1 2 लिखा तो एक्चुअल में क्या लिखा जाएगा 1, 2। जैसे मैथमेटिक्स में जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लिखते। तो ये सेट थ्योरी में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट एक बार लिखा जाएगा। इसको फिर आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिए। बच्चों, मैंने आपके सामने 2 अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं।
देखिए साहब, पहला है राइट द सेट। ये जो सेट लिखा हुआ है तो आप ध्यान से देखोगे, यहां से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 मैंने लिख दिए, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब इट गोज टू इंफिनिटी। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट है, फाइनाइट है, काउंट हो गई, उसकी काउंटिंग हो ही नहीं रही है। तो लेकिन ये कौन से में लिखे हुए हैं? दीज आर रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। लिखा हुआ है चेंज इनटू द बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इनको लिखना है। तो आपको अपनी तरफ से ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या फॉर्म बन रही है, कैसे लिखा हुआ है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज द चेन, क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द चेन। देखिए 1/2, 2/3, 3/4, देखने में तो नेचुरल जैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? एक एक करके करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ दी फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए 1/2, ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1 + 1 इजू कर दो, 1/2 को 1/1 + 1 लिख दूं, और फिर दूसरे वाले को 2/2 + 1 लिख दूं, तीसरे को 3/3 + 1 कर दूं, फिर 4/4 + 1 कर दूं। दिखने में ठीक ठीक सा लग रहा है कि नहीं? बोलिए साहब। यहां 1 तो यहां 1, यहां 2 तो यहां 2, यहां 3 तो यहां 3। तो ये आपने चेन फाइंड आउट कर ली। और सभी में क्या यूज हो रही है? नेचुरल नंबर यूज हो रही है। तो मैं यहां लिख दूं n/n + 1, और n बिलोंग्स टू n कर दूं। n की पहली वैल्यू 1 होती है, तो 1 लगाओगे तो पहला मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया, किसी सेट का नाम मैं दे दूं, इसका नाम A दे दूं, तो आपको लगेगा मैंने x लिख दिया, x सच दैट x का मीनिंग मैं डिफाइन करूं n/n + 1। मेरे पास जो x है, जो x मैंने सपोज की है, उसको डिफाइन किया है n/n + 1 से, वेयर n बिलोंग्स टू n। ये भी क्लियर हो चुका था। n कहां से आई है? फ्रॉम दी नेचुरल नंबर। x कोई वेरिएबल है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये वैल्यू निकलती चली जाएंगी। आप इसको देखिए, n की वैल्यू पुट 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, 2 करेंगे तो 2/this फॉलो दिस, 3 करेंगे, 4 करेंगे, इस तरह से आ जाएंगे। तो ये जो मैंने लिखा, इसी फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर। ये इसका आंसर हो गया। सॉल्यूशन ऑफ 2 पर आइए साहब। थोड़ा सा इससे हार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो मिलता चला जाएगा। जैसे 1/1 + 1 कर दूंगा, इसको 2/, यहां +1 कर दूं तो 2 का स्क्वायर करने पर 5 हो रहा है कि नहीं? ये होल स्क्वायर कर दीजिए, चेन बन गई। अगला 3/3 का स्क्वायर + 1 हो रहा है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि भाई कौन सी चेन हमें फिट हो रही है। दैट इज 4/4² + 1 दिखाई देगा। इसका भी मीनिंग हो गया, इस सेट को हम भी सपोज कर ले, तो x सच दैट x = n/n² + 1, वेयर n बिलोंग्स टू n। तो ये जो क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं। आप अपनी बुक में करिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एम्प्टी सेट्स के क्वेश्चन होते हैं, सिंगलटन, फाइनाइट सेट्स, कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आप 1-2 एक्सरसाइज करेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आने लग जाएगी कि हम जो सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज में गिवन है, जो हमारे एग्जाम में आने, उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो हम सिस्टम में जा रहे हैं कि हाउ टू स्टडी द मैथमेटिक्स, हाउ टू गेट द मैथमेटिक्स, कैसे प्राप्त करें मैथमेटिक्स को। ये शुरुआत है आपकी। तो थोड़ी सी लगन, थोड़ा सा परिश्रम, जो भी प्रॉब्लम आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप थ्रू द व्हाट्सएप पूछ सकते हैं मेरे से। द नंबर इज
9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 9 4 5 6 8 1 1 1 1 9 भूपेंद्र सारस्वत। तो बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपको YouTube के माध्यम से भेजूंगा, मेरा अपना पर्सनल चैनल है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दूसरे को भी आप भेज सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करिए। आगे ये जो आज सेट थ्योरी पर पहला लेक्चर है, इसी तरह से पूरे आगे दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर थ्रू इसी के माध्यम से पूरे 11th के लेक्चर्स तैयार होंगे और आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल होंगे मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।